हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में जिसमें हम देखने वाले हैं शाबाश गति के बारे में। आज हमारा जो लेक्चर है वो है गति के समीकरण क्या हैं, क्योंकि गति के हमारे 3 समीकरण हैं, उनको हम अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शाबाश। देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा गति के समीकरण। गति के समीकरण। देखिए शाबाश, क्या होता है जब गति के समीकरणों की हम बात करते हैं तो हमें कुछ अलग अलग तरीके से गति के जो समीकरण है उनको बताना होता है। यानी कि गति के जो समीकरण है उनको बताने के लिए हम बहुत सारे तरीकों का यूज कर सकते हैं, 2 या 3 से ज़्यादा। लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वेग और समय के ग्राफ के आधार पर। जो वेग समय का ग्राफ है उसके आधार पर गति के तीनों समीकरणों को अच्छे से बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज। तो वीडियो को अच्छे से देखना, और कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसको दोबारा रिपीट देख सकते हो आप। तो देखिए शाबाश, गति के समीकरण के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हम किस को क्या लिखते हैं। जैसे यू जो होता है हमारा फिजिक्स के अंदर जो हम लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग होता है ये हमारा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था ये एक वीडियो में। तो यहाँ पर ये आपका होता है प्रारंभिक वेग। वी वी आपका क्या होता है, अंतिम वेग। यानी कि कुछ समय बाद जब हम वेग को नोट करते हैं तो वो हमारा अंतिम वेग कहलाता है। वो हो गया हमारा अंतिम वेग के बारे में, ठीक है। उसके बाद एस। एस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो एस है, एस को हम लिखते हैं विस्थापन के लिए। तो विस्थापन को लिखा जाएगा एस से, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता ही होगा ए को हम क्या बोलते हैं, त्वरण, क्योंकि त्वरण को ए से लिखा जाता है। ये 4-5 बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए इन समीकरणों को लिखने के लिए, क्योंकि समीकरणों में हमें पता होना चाहिए समीकरण किन किन के बीच में बनाया गया है, तभी आपको अच्छे से ये सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, एक बार मैं आपको बता देता हूँ समीकरण क्या है, क्योंकि उन्हीं को हम बनाना सीखेंगे, उन्हीं को बनाना हमने पढ़ना है। तो जो पहला समीकरण है गति का, वो है आपका v बराबर u प्लस ए टी। ये आपका गति का पहला समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा जो समीकरण है वो होता है s। s बराबर u इंटू टी प्लस में हाफ ऑफ ए टी का स्केयर। यहाँ पर आपको कुछ अलग लग रहा होगा, लेकिन जब इसको बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड थर्ड आपका है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। ये जो 3 समीकरण आपको दिख रहे हैं इन्हीं से मिलकर बने हैं, इसीलिए मैंने आपको इनको बताया है। अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा साथ के साथ। आगे बढ़ते हैं शाबाश। अब हम देखते हैं कि जो गति के समीकरण है उसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि हमें एक ग्राफ से पढ़ना है। तो ग्राफ बनाते हैं। अच्छे से समझना आपको। देखिए शाबाश, ग्राफ जो बनाएंगे ये हमारा ग्राफ होगा वेग समय ग्राफ। इससे हमने इन तीनों समीकरणों को बनाना है, ध्यान रखिएगा। वेग समय ग्राफ, और मैंने आपको करवाया भी था लास्ट लेक्चर में कि वेग समय ग्राफ के बारे में कहाँ पर लेते हैं। समय हमारा यहाँ पर होता है एक्स अक्ष के ऊपर, ये हमारा होता है समय। यहाँ पर हमारा होगा वेग वाई अक्ष के ऊपर। यहाँ पर समय होगा इस तरफ, और इस तरफ होगा हमारा वेग। शाबाश। देखिए क्या होगा, इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट टाइप से पढ़ना है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखिए शाबाश। एक हम टेबल बनाते हैं बिल्कुल रफली समझने के लिए, सिर्फ वेग और ये हो गया हमारा समय, ठीक है। मान लीजिए समय हमारा था 0, यानी कि यहाँ पर, लेकिन उस 0 समय पर कुछ ना कुछ वेग था, मतलब जो कार है वो चल रही थी पहले से ही, तो वेग था मान लीजिए 5।
हमने सिर्फ आंकड़े देखने हैं। समय 0 था, वेग था 5, समय हुआ 1 सेकंड, वेग हो गया हमारा 10, समय हुए 2 सेकंड, वेग हो गया हमारा 15, समय हुए 3, वेग हो गया हमारा 20। यानी कि इस तरीके से वो बढ़ता जा रहा था। अब छोटी सी बात यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए आपका यहाँ से वेग है 5, 1 मिनट के लिए मान लिया, वेग जो बढ़ रहा है 5, ये भी 5 और ये भी 5, और समय का अंतर जो है हमारा वो है 1 सेकंड का। हर 1 सेकंड में वेग बढ़ रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड, या जो भी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ से जो आपका वेग है वो उसे चलती जा रही है। यानी कि जब समय की बात करते हैं, मान लिया 1 सेकंड है, इसको हम सेकंड में लिख लेते हैं, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में लिख लेते हैं, तो 1 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड कोई वस्तु चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो वेग है वो तो एक समान हो गया, और एक समान जब वेग होता था समय के साथ, तो हमारा ग्राफ मैंने आपको बताया था, एक समान से माइंड में आपको एक बात ध्यान में रखनी थी कि बिल्कुल सीधा ग्राफ जाएगा, बिल्कुल सीधा, समय के साथ सीधा बढ़ेगा, ना तो वो ऊपर नीचे होगा, ना आपको कर्व आकृति दिखेगी उसकी, यानी कि घुमाव आकार नहीं दिखेंगे, ऊपर नीचे नहीं दिखेगा, बिल्कुल सीधा। तो 5 से किसी तरह बिल्कुल सीधा ऐसे बढ़ रहा होगा, क्योंकि हमें इन आंकड़ों के आधार पर नहीं लेना, सिर्फ एक मानना है कि बिल्कुल सीधा बढ़ रहा होगा हमारा। समझ में आया? क्या बताया? वेग जो है वो एक समान है, वेग एक समान समय के साथ बढ़ रहा है, बिल्कुल समान रूप से 5 मीटर ही बढ़ रहा है, प्रति सेकंड ही बढ़ रहा है हर सेकंड में, तो यानी कि वो सीधा होगा। तो ये आ गया हमारा ग्राफ। ठीक है, जो ये हमारा 5 है, मान लीजिए ये 5 हमारा 0 समय पे था, तो इसको लिखा गया u से। किससे लिखा गया? u से। क्यों लिखा गया u से? क्योंकि ये हमारा प्रारंभिक वेग था। क्या था? प्रारंभिक वेग था, इसलिए। और मान लिया 0 से कुछ समय बाद हमारा समय हो गया यहाँ पर t। समय कितना हो गया हमारा? समय मान लीजिए यहाँ पर हो गया हमारा t समय हो गया। टी कुछ भी हो सकता है कि कुछ समय बाद टी 5 हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 18, जो भी होना चाहिए, जितने भी समय पर टी हो चुका है समय, उस समय पर वेग भी बढ़ चुका होगा, क्योंकि 0 से अगले सेकंड गया तो वेग 5 से 10 हुआ है। बढ़ तो मतलब कि एक तरह से ही रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से, लेकिन बढ़ा तो है। यानी कि 0 से टी पर जब गए तो हमारा वेग मान लीजिए कहाँ हो गया, जब ऊपर तक इसको मिलाते हैं ऐसे ऐसे, तो आपको दिखता है कि ये जो टी है, थोड़ा सा इस सही ले लीजिएगा इसको, यहाँ पर हमारा टी था, और इस टी समय में यहाँ पर हमारा वेग आ चुका है। इसको जैसे ही हम यहाँ पर मिलाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर हमारा वेग हो चुका है, और मान लिया यहाँ पर वेग जो हो चुका है वो हो गया हमारा v। क्या हो गया? v हो गया। पहले कितना था? 0 पे कितना था? u। टी समय पे कितना जाकर हो गया? वो v हो चुका है। यहाँ पर ये हमारा v हो गया, अंतिम वेग। अब हम इसको क्या करते हैं, देखिए शाबाश, मिला लेते हैं इन दोनों को भी। ठीक है, ये सारा काम हमने कर लेना है, जो ग्राफ हमने वो बना लिया, अब इनसे हम समीकरण बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखिएगा, हम नाम दे देते हैं पहले इसको, ये ओ हो गया हमारा, 0 से यहाँ पे ओ लिख लीजिएगा, यहाँ पर हो गया हमारा ए, ये बी, ये सी, और ये डी, और ये हो गया हमारा ई। ये सारे बिंदु हो चुके हैं हमारे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि जो हमारा त्वरण होता है वो क्या होता है, क्योंकि त्वरण से बात स्टार्ट करेंगे हम। त्वरण जो होता है आपको पता होगा, त्वरण वो होता है कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ, वेग में परिवर्तन, और उसको वेग में परिवर्तन होने के लिए कुल समय कितना लगा, उसमें कुल समय, यानी कि जो समय लगा उस वेग में परिवर्तन होने के लिए। तो देखिए, शुरुआत में हमारा 0 समय पे वेग था u, t समय पे वेग हो गया v, तो यानी कि 0 से t समय तक वेग u से v हो चुका है। तो अगर त्वरण को हम लिखते हैं a से, वेग में परिवर्तन कहाँ से कहाँ हुआ? u से v। तो अगर u से v हमारा ये परिवर्तन हुआ है, तो मान लीजिए शुरुआत में ये हमारा टोटल v है, और यहाँ तक है हमारा u, तो परिवर्तन कहाँ से कहाँ हुआ? यहाँ से यहाँ। तो ये बीच वाला क्या बचेगा? v माइनस u। इस v में से यहाँ से लेकर यहाँ तक इस v में से ये u माइनस कर देंगे, ये हमारा परिवर्तन हुआ था, बढ़ा था।
क्योंकि शुरुआत तो यहाँ से हुई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये हो गया हमारा v माइनस यू परिवर्तन। समय कितना लगा कुल? समय यहाँ से यहाँ लगा हमारा t समय हमें दिख रहा है, तो t हमारा लग गया समय। a बराबर v माइनस यू और बटे में समय जो जितना लगा वो हो गया हमारा t। अब देखते हैं t जो इस साइड है हमारा, अगर ये इस साइड आ जाए तो भाग से इस साइड आता तो किस में जाता है? गुणा में। तो a गुणा में t हो गया और बराबर हो गया v माइनस यू। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। क्यों नाम देते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में अभी तक हमारी समीकरण वो नहीं आई है जो हमें निकालनी है, ये बस यूज करने के लिए बताइए। अब क्या करेंगे हम, इसमें जो ये u है इसको अगर हम इस साइड लेकर आए, बराबर से बाईं तरफ लेकर आए, तो किसका हो जाएगा? शाबाश, माइनस है तो प्लस का। तो a और t तो पहले ही थे, u हमारा आ चुका है इस साइड प्लस का और बराबर बच चुका है हमारा v। अब v बराबर में है, उस साइड लिखिए या इस साइड लिखिए, बात तो एक ही है, एक ही बात है। यानी कि अगर हम यहां से लिखना चाहें तो v को इस तरफ लिख सकते हैं और दूसरी तरफ लिख सकते हैं u प्लस a इंटू टी, क्योंकि u प्लस ए टी, 3 प्लस 5 लिखे, 5 प्लस 3 लिखे, आंसर सेम रहता है। तो ए टी प्लस यू लिख दिया, u प्लस ए टी, बात एक ही है। ये आ चुकी है आपकी पहली समीकरण जो आपकी गति की थी। तो ये आपकी आ गई गति का पहला समीकरण। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी आ चुकी है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया? रिपीट मैं आपको करूंगा दोबारा से, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जो दूसरी है, ये हमारी पहली हो चुकी है। अब बात करते हैं दूसरी के लिए। जब दूसरी की बात करते हैं, इसी ग्राफ में आपको कुछ मेन चीजें दिख रही होंगी, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो हमारी लाइन है, ये वाली जो लाइन, इसके अंदर हमारा कुछ ना कुछ अक्षेत्रफल होगा, क्योंकि यहीं पर सारा कुछ हुआ है जो होता है। यहाँ पे क्या हुआ हमारा, इसके बीच का अक्षेत्रफल। आपको एक चीज याद होगी, मैंने आपको बताया था कि जो वेग और समय का जो ग्राफ है, वो हमें वेग समय जो ग्राफ है वो हमें किसके बारे में बताता है? शाबाश, उसका अक्षेत्रफल, उसका वेग समय ग्राफ का अक्षेत्रफल जब निकालते थे तो वो हमें देता था विस्थापन। विस्थापन के बारे में बताता था। वेग और समय के ग्राफ का अक्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा? विस्थापन। अक्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखते हैं। अब आपको दिख रहा है कि ये हमारा सारा का सारा क्या है? वेग समय ग्राफ है और इसके बीच का अक्षेत्रफल निकालना है। अक्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो देखिए, ए बी डी ओ, ये आपको दिख रहा होगा, ब्लू जो आपको लाइन दिख रही है, इसके अंदर का अक्षेत्रफल। अब ये अक्षेत्रफल दो भागों में बंट जाता है। कैसे? ऊपर तो हमारा बन चुका है, जो ये वाला हमारा पार्ट है ये बन चुका है हमारा त्रिभुज, और ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और जो हमारा दूसरा भाग है वो बन चुका है हमारा एक आयत, जो आपको दिख रहा है। ब्लू वाला आपको आयत दिख रहा होगा और ऊपर वाला जो है आपका वो ग्रीन, वो आपको दिख रहा है एक जो है आपका त्रिभुज दिख रहा है। तो इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए तो कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यानी कि इस ग्राफ का कुल क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर तो बनेगा। तो विस्थापन कैसे बनेगा? किसका क्षेत्रफल? शाबाश, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का। कौन से त्रिभुज का? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस में जो हमारा क्या हो जाएगा? आयत कौन सा? ए सी डी ओ। कौन सा? यहां पे हमारा हो जाएगा आयत, हो जाएगा ए सी डी ओ। ये हमारा आयत हो गया। इन दोनों के क्षेत्रफल को का क्षेत्रफल,
इनके अक्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए तो हमें टोटल जो है उसका अक्षेत्रफल मिल जाएगा। और हमें पता है कि वेग और समय के ग्राफ का अक्षेत्रफल क्या देता है, विस्थापन देता है। इतनी बात क्लियर हुई कि विस्थापन क्या हुआ, उसका अक्षेत्रफल दो भागों में बांट दिया, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया। अब बात आती है अक्षेत्रफल निकालने की, कि निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। विस्थापन को मैंने आपको बताया था किससे लिखते हैं, एस से। किससे लिखेंगे, एस से लिखेंगे। त्रिभुज एबीसी का अक्षेत्रफल। अब जो त्रिभुज ए बी सी आपको दिख रहा है ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, 1/2 गुणा में आधार और गुणा में उसकी ऊंचाई। क्या लिखेंगे शाबाश, 1/2 गुणा में उसके आधार और गुणा में ही उसकी ऊंचाई। ये हमारा हो गया अक्षेत्रफल किसका, ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब लिखते हैं प्लस में आयत का क्षेत्रफल। आयत क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और गुणा में जितनी उसकी क्या है, चौड़ाई। ये हमारा क्या हो चुका है, अक्षेत्रफल हो चुका है। समझ में आया। एस हमारा विस्थापन था जो क्षेत्रफल के बराबर होगा और वो हमने निकाल दिया। अब निकालते हैं अक्षेत्रफल को, ध्यान से देखिएगा। एस 1/2, बात करते हैं आधार के ऊपर। किसका आधार, त्रिभुज का आधार। त्रिभुज का आधार दिख रहा है आपको ए से लेकर सी, और 0 से लेकर यानी इस ओ से लेकर टी तक का जो समय है वो टी है। तो ए से सी भी आपको दिख रहा होगा, वही तो है, उतना ही तो अंतर है। तो यानी कि ये हो गया हमारा टी। तो ये हो गया हमारा ए से सी, यानी कि ए से सी जो है इसका क्या है, ए से सी इसका आधार है। अब बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। ऊंचाई कहां से कहां है, बी से लेकर सी। बी से लेकर सी क्या है, इसकी ऊंचाई है। तो बी से लेकर सी की बात करते हैं, तो बी सी हो गई इसकी ऊंचाई। अब प्लस में बात करते हैं लंबाई और चौड़ाई। ये आयत है हमारा। इस आयत में लंबाई जो है वो है 0 से लेकर टी तक, जो कितनी है, टी। 0 से टी, या फिर इसको ओ नाम दे दीजिए, ये 0 0 है और यहाँ पे ओ से लेकर टी क्या हो गया हमारा, डी पॉइंट ले लीजिए। ओ से डी हमारी लंबाई है और सी से डी हमारी क्या है, चौड़ाई। ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई होगी। तो ओ से लेकर डी लंबाई और सी से लेकर डी चौड़ाई। तो देखिए लंबाई हो गई ओ से डी और सी से डी हो गई हमारी चौड़ाई। सारा कुछ लिख दिया हमने, अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि ए सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू, सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। ए सी और बी सी की वैल्यू निकालिएगा। ए से सी टी है और बी से सी क्या होगा हमारा, बी से लेकर सी अभी अभी बताया था v माइनस यू। तो यानी कि ए से सी की वैल्यू कितनी हुई शाबाश, ए से लेकर सी की वैल्यू हो गई हमारी टी और बी से लेकर सी की वैल्यू होगी हमारी v माइनस यू। हो गया। अब बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल की। लंबाई जो दिख रही है ओ से लेकर डी, ये आपको दिख रहा है ओ से लेकर डी कितना है, टी। और बात करते हैं सी से लेकर डी कितना था, यू, जो आपको दिख रहा है। तो सारी वैल्यू रखी यहाँ पर, ओ से डी हमारा टी हो गया और ये हमारा हो गया यू। सब कुछ हमने लिख दिया है। अब करते हैं इसको सोल्व। एस बराबर हमें दिख रहा है 1/2 की गुना करेंगे टी से, तो 1/2 टी और गुणा में है इसके v माइनस यू, सारे की गुना कर दी, एक साथ हो गई। प्लस u की t से करते हैं, t की u से, तो इसको लिख देते हैं यू टी। क्या लिख दिया, यू टी। अब बात करते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको समीकरण नंबर 1 बताई थी, इसीलिए बताई थी। यहाँ पर v माइनस यू आपको लिख रखा है और v माइनस यू की जो वैल्यू है वो है a गुणा में t। कितनी है, a गुणा में t, यानी कि 80 रख सकते हैं। तो v माइनस यू की जगह रखिए यहाँ पर, तो s बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा में t था ही, v माइनस यू की जगह रख दिया a गुणा में t और प्लस में है हमारा u t। समझ में आया, देखते s बराबर 1/2 गुणा में t, a और t। अब यू टी को पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में, क्योंकि आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू टी को पहले लिख लेते हैं, प्लस में ये जो चीज़ थी ये बाद में लिख देंगे। 1/2 हमारा यूं का यूं, ए भी हमारे पास है, और टी इंटू टी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो टी इंटू टी, टी का स्केयर। तो ये हमारी बन चुकी है दूसरी समीकरण किसकी, गति की।
गति का दूसरा समीकरण बन चुका है। क्या है? s बराबर u इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्केयर। ये आपकी बन चुकी है दूसरी इक्वेशन। समझ में आया? तो ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का दूसरा समीकरण। ठीक है, अब यहां पर हो चुका है, दूसरा समीकरण भी हो चुका है। अब बात कर लेते हैं तीसरे समीकरण की। अब बात करते हैं तीसरे समीकरण की। ग्राफ पर ही जाना पड़ेगा वापस से, तो इसलिए मैं यहां पर आपको बना के दिखा देता हूं, साथ में ही बना लेते हैं। यहां से कुछ इस तरीके से था, ये u था, यहां पर हमारा कहीं ना कहीं v होगा, और यहां पर आकर हमारा ये 0 0 हो गया। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा था, यहाँ पर वेग, यहाँ पर समय। ठीक है, यहाँ पर था हमारा ए बी सी डी और ई और ये ओ। अब देखिए क्या था कि जब हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे इसकी, इसके क्षेत्रफल की। तो इसका अक्षेत्रफल हमने दो टुकड़ों में निकाला था। किस किस में? हमने निकाला ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज। वो किया दूसरी इक्वेशन को बनाने के लिए। वहीं पर तीसरी इक्वेशन को जब बनाएंगे, इसी का अक्षेत्रफल तो निकाला जाएगा, लेकिन वो निकाला जाता है दूसरे तरीके से। अब आपको दिख रहा होगा कि आपको पता होगा समलंब आकृति के बारे में आपने सुना होगा। समलंब आकृति क्या होती है? ठीक है, समलंब आकृति जो होती है उसमें हम बताते हैं, देख लीजिएगा, समलंब कुछ इस तरीके से होता है, आपको पता होगा, जिसमें दो आपस में जो रेखाएं हैं आमने सामने की, वो समांतर होती हैं। तो कुछ इसी तरीके से ए से लेकर ओ और बी से लेकर पूरा डी, ये दोनों के दोनों आपको क्या दिख रहे हैं? समांतर दिख रहे हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तो यहाँ पर हम इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका लिखेंगे? शाबाश, पूरे का क्षेत्रफल। और ये हमें क्या देगा? विस्थापन, जो हमने पिछली बार भी देखा था। तो विस्थापन यहाँ से कैसे आएगा अब की बार? अब हम लिखेंगे समलंब, पूरे समलंब का नाम लिखिए ओ ए बी डी, ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। तो ओ ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा वो देख लेते हैं। शाबाश, तो देखिए विस्थापन, ये आपको पता होगा कि यहां से लेकर यहां तक आपका क्या था? शाबाश, ये v है, यहां से लेकर यहां तक आपका u है, और यहां से लेकर यहां तक v माइनस u। तो देखिए शाबाश, क्या होता है जो इसका फॉर्मूला होता है हमारा, जो समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? शाबाश, समांतर भुजाओं का योग, 1/2 होता है साथ में, 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग, और गुणा में होता है समांतर भुजाओं के बीच अंतर, कि उनके बीच में अंतर कितना होता है। समांतर भुजाओं का योग गुणा में समांतर भुजाओं के बीच का अंतर, और आगे होगा 1/2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो विस्थापन हमने किससे लिखते हैं? शाबाश, एस से लिखेंगे, 1/2। समांतर भुजाओं का योग कीजिए। समांतर भुजाओं का योग मैंने आपको बताया, दो ऐसी समांतर रेखाएं हैं, ओ से लेकर ए, इसकी पहली समांतर भुजा है। ओ से ए कितनी है? ओ से ए, शाबाश, यू। तो ये हो गया यू, समांतर भुजाओं का योग बोला है, तो यू प्लस दूसरी कौन सी होगी? शाबाश, यू के बाद हमारी दूसरी हो गई जो ऊपर वाली, यानी कि जो दूसरी है हमारी डी से लेकर बी, ये हमारी दूसरी भुजा है। इसकी कुल लंबाई है वी, कितनी है? वी। क्या बताया मैंने? दोनों समांतर भुजाओं का योग। एक हो गई समांतर भुजा ओ से ए, और एक हो गई बी से ये डी, दोनों हो गई यू प्लस वी, हो गया। अब हम लेते हैं समांतर भुजाओं के बीच अंतर कितना है। ये दो समांतर रेखाएं भुजाएं हैं उसकी, देखिए इनके बीच में अंतर कितना है? ये उनके बीच का अंतर है,
ये अंतर है उनके बीच का। तो इनके बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर है, ये अंतर हमारा कितना है, टी। तो ये हो गया हमारा टी। एस बराबर क्या होता है, 1/2 भुजाओं का योग, भुजाओं के बीच का अंतर। भुजाओं का योग हो गया दोनों का u प्लस वी, और अंतर हो गया उनका टी। फिर हम बात करते हैं कि इस टी की, देखिए आपने जो पहली समीकरण पढ़ी है वो क्या पढ़ी थी, यहां पे देख लेते हैं। v बराबर था हमारा u प्लस ए गुना में टी। यहां से आपको एक इक्वेशन निकालनी होगी जो इसमें हम यूज करेंगे। यहां से हम t की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू, t की। निकालिए, u इस साइड आएगा तो माइनस का, v माइनस u हुआ, बराबर बच गया ए टी, क्योंकि यू आया था सिर्फ इस साइड। अब a गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, v माइनस यू और डिवाइड में आ गया a, और बराबर हो गया हमारा t। यानी कि ये हमारी वैल्यू आ चुकी है t की। अब ये t का मान जो है इसमें रख दीजिए, अपने आप आपकी इक्वेशन आ जाएगी। s किसके बराबर होगा, 1/2 गुना v प्लस यू, यानी कि u प्लस वी, और गुना में t। लेकिन t का मान क्या है यहाँ पे, यहाँ से चाबस v माइनस यू, और बटे में कितना है इसके 2, ये है। तो ये हमारा हो गया t का मान। अब देखिए s किसके बराबर होगा, 1/2, सॉरी यहाँ पे हमारा a था, यहाँ पे हमारा a है, v माइनस यू बटे a। नीचे 2 और a की गुणा हो जाएगी 2a, ठीक है, और पीछे बच जाएगा हमारा u प्लस v, या फिर इसको आप ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे v प्लस यू, क्योंकि u प्लस v प्लस यू लिख सकते हैं। तो ये u प्लस वी हो गया हमारा, गुना में v माइनस यू, क्योंकि a जो है वो आगे 2 से गुना हो चुका है नीचे, तो ये हो गया हमारा इंटू में इसके v माइनस यू। और आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा मैथ के अंदर कि a जमा b, और इस सारे के गुना में a माइनस b किसके बराबर होता है, ये हमारा बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे होगा, s बराबर होगा 1/2a के, और गुणा में क्या होगा, a प्लस बी, यानी कि u प्लस वी प्लस यू, गुणा में a माइनस बी, v माइनस यू, तो v प्लस यू, v माइनस यू, v प्लस यू, v माइनस यू, क्या होगा, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। हो गया शाबाश, दोनों की गुणा कर दी। अब जो ये 2 गुना में a है, ये नीचे किस में है, भाग में, और जब ये s की तरफ जाएगा लेफ्ट साइड, तो किसका हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ये भाग में है और आगे चल के किस में हो जाएगा, गुणा में। तो यहाँ पर आ गया ये 2 गुना में a, और गुणा में क्या आ गया, s बराबर हो गया v स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2as, और बराबर किसके हो गया, v स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। ये बन गई तीसरी समीकरण। अगर आप इसको लिखना चाहें 2as को लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं, राइट साइड भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हमारी ये बन गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति का तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण हो गया हमारा ये, शाबाश, समझ में आया। तो ये आपका तीनों के तीनों समीकरण हो गए। अब जल्दी से इसको आप रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने आज पढ़ लिया है इस लेक्चर में। देखिए, आज हमने बात की गति के समीकरणों के बारे में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये हमने देखा कि किसको क्या लिखते हैं, ये पता होना चाहिए। फिर हमने देखा कि तीनों समीकरण क्या क्या हैं, उनको बनाएंगे। अब उनको बनाने के लिए जो ग्राफ बनाया, उसमें हमने देखा वेग समय ग्राफ बनाया जाता है, और वेग समय ग्राफ से क्या करेंगे, देखिए पहले समीकरण का क्या हिंट है इस ग्राफ से। पहले समीकरण में जो हम निकालना है वो निकालना है त्वरण। त्वरण से आपकी पहला समीकरण निकल आएगा, त्वरण से ही। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरे समीकरण को निकालने के लिए हमने एक चीज देखी कि जो वेग समय ग्राफ है वो हमें क्या बताता है, उस वेग समय ग्राफ का अक्षेत्रफल हमें बताता है विस्थापन को। किसको, विस्थापन को। और हमने विस्थापन को निकाला, लेकिन यहाँ पर जो निकाला वो निकाला इन दोनों के प्लस करके, उसका 2 भागों में निकालकर, त्रिभुज का अलग और आयत का अलग। और इससे हमारा बनी दूसरी इक्वेशन बन चुकी है। तीसरी में भी हम इसी का अक्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन वो निकालेंगे पूरे का एक साथ, जो बनेगी समलंब आकृति, और उससे हमारा ये क्षेत्रफल आ गया, जिससे हमारी तीसरी जो है गति का समीकरण आ जाता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाता है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। होपली आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।